गुड मॉर्निंग। मैं दीपक शर्मा एक नए टॉपिक के साथ में, इसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। डेफिनेशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर: एंजाइटी इज ए abnormal fear that is out of proportion to any external stimulus। दैट मीन्स किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से पर्सन को फियर फील हो, उसे हम लोग एंजाइटी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज ए इमोशनल रिस्पॉन्स like tension to anticipate danger by largely unknown। बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जिसमें पर्सन टेंशन बहुत ज़्यादा लेता है और उसके लिए एंटिसिपेट करता है किसी भी खतरे की वजह से, और वो खतरा जो किसी भी अननोन सोर्स की वजह से आता है, उसका कोई सोर्स है नहीं कि क्या प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, एग्जैक्ट करती नहीं है। बेसिकली लार्जली अननोन होता है जो हमारा खतरा है, उसको भी हम लोग एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। रिस्पेक्टर्स में फर्स्ट है जेनेटिक में क्या आएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? एक इंडिविजुअल जीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल करता है हमारे किसी भी डिसऑर्डर के लिए। इसमें वही बात कही गई है कि एंजाइटी डिसऑर्डर यू प्रोबेबली हैव स्पेसिफिक जीन दैट मेड यू मोर प्रोन टू डेवलप द डिसऑर्डर। स्पेसिफिक जीन है जो कि हमें डिसऑर्डर डेवलप करता है हमारे अंदर। स्पेसिफिक जीन होगा जो कि अफेक्ट करता है किसी भी डिसऑर्डर को डेवलप करने में, अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सोसाइटल, इट कैन इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी सोशल एंजाइटी। सोसाइटल फैक्टर में सोशल एंजाइटी को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, इन्फ्लुएंस करता है सोशल एंजाइटी के लिए। इंक्लूड ग्रोइंग अप इन ए कल्चर, जब कोई कल्चर में काम करता है या फिर आगे चलता है तो उसमें विद ए स्ट्रॉन्ग कलेक्टिविटीज ओरिएंटेशन सच एज जापान और कोरिया। स्पेसिफिक जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पर्सनस के कल्चर डिफरेंट हैं, वहाँ ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोशल एंजाइटी की, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स रूल अलग हैं। तो बेसिकली पर्सनस बहुत ज़्यादा इंसियर रहता है अपनी कोई काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो कंट्रोल होता है पूरा गवर्नमेंट के हाथों में होता है, वहाँ कोई कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकता। तो बेसिकली वहाँ एक प्रॉब्लम रहता है, इसलिए पर्सन सबसे ज़्यादा इंसियर ऐसे एरियाज़ में रहता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स है एंजाइटी डिसऑर्डर, देर आर लाइकली इम्बेलेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन योर ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स हैं उनका इम्बेलेंस होता है, और जो केमिकल को बेसिकली हम लोग जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से, नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन एंजाइटी, एंजाइटी में जो अफेक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें बेसिकली 4 है। पहला है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं गावा। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंजाइटी को क्रिएट करने में। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रक्चर। मेडिकल रिसर्च यूज ए टेक्निक कॉल्ड न्यूरो इमेजिंग टू सर्टेन ए पिक्चर ऑफ द ब्रेन। मेडिकल रिसर्च ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है ऑब्वियसली, और उसमें टेक्निक यूज़ की है न्यूरो इमेजिंग वाली। न्यूरो इमेजिंग क्या करती है? एक ब्रेन का पिक्चर क्रिएट करता है। इसको हम लोग बेसिकली MRI और CT स्कैन में देख सकते हैं, जो कि न्यूरो इमेजिंग का काम करती हैं। वी नो दैट 4 एरियाज ऑफ ब्रेन आर इन्वॉल्व व्हेन यू एक्सपीरियंस एंजाइटी। जब हम लोग एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके लिए हमारे 4 एरियाज हैं ब्रेन के, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पर्सनस को बताने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आएगा जो 4 एरियाज में ड्यूरिंग एंजाइटी। ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन एंजाइटी, द ब्रेन स्टीम, फर्स्ट में ब्रेन स्टीम है, सेकंड में लिम्बिक सिस्टम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, मोटर कॉर्टेक्स है। और ब्रेन स्टीम क्या करता है? हमारे हार्ट रेट और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम हमारे मूड एंड इफेक्ट को इफेक्ट करता है, मूड इफेक्ट और एंजाइटी को इफेक्ट करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ये हेल्प करता है किसी भी रिस्क से जो भी या डेंजर से आने से। और मोटर रिस्पॉन्स में हमारी मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है मोटर कॉर्टेक्स। ये 4 पार्ट्स से जो कि मेजर रोल होता है एंजाइटी में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। फर्स्ट है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। GAD इंक्लूड persistent और excessive एंजाइटी एंड वरी अबाउट एक्टिविटीज़ और इवेंट्स, इवन ऑर्डरली रूटीन इश्यूज। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में पर्सन एक्सेसिव एंजाइटी फील तो करेगा और वरी अबाउट होगा किसी भी एक्टिविटीज़ को लेके या इवेंट को लेके,
जो कि किसी ऑर्डिनरी के बारे में हो या फिर कोई रूटीन डेली का रूटीन इशू हो, उन सब में चेंजेस आएगा। उसकी वजह से जो पर्सन को लगेगा कि एंजाइटी, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो कि रूटीन या फिर किसी ऑर्डिनरी के बारे में या किसी इवेंट्स की वजह से क्रिएट हो रही है। द वरी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड अफेक्ट्स हाउ यू फील फिजिकली। वरी आउट फील करेगा पर्सन या एंशियस फील करेगा पर्सन एक्चुअल किसी सिचुएशन को लेके, और उसको डिफ़िकल्टी होती है कंट्रोल करने में अपने आप को, और बेसिकली अफेक्ट होता है उसका जो फिजियोलॉजिकली चेंज हो जाएगा या फिजियोलॉजिकली इस पर अफेक्ट करता है सारी चीज़ें जनरल एंजाइटी में। फिजियोलॉजिकली इसको सिम्टम्स दिखे जाएंगे पर्सन में जब एंजाइटी होगी तो। GAD ऑफ्टन ऑकर्स अलॉन्ग विद अदर एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन। किस जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर अदर डिसऑर्डर्स जो एंजाइटी के उनके साथ में, और डिप्रेशन के साथ में भी रहता है। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। इट इन्वॉल्व रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ सडन फीलिंग ऑफ इंटेंस एंजाइटी और फियर और टेरर दैट रीच ए पीक विद इन मिनट। बेसिकली पैनिक में क्या होता है, एक पैनिक अटैक आता है पर्सन को, जो कि कुछ ही सेकंड में इतना हाई लेवल पर हो जाता है कि पर्सन को फियर और टेरर जैसी सिचुएशन आ जाती हैं। ये सब कुछ होता है इंटेंस एंजाइटी की वजह से। सडन आने वाली फीलिंग में, सडन आने वाली कोई भी एंजाइटी है जो कि सीवियरिटी के साथ में आएगी, उसकी वजह से पर्सन को पैनिक अटैक आता है। यू मे फील ऑफ impending dome, shortness of breath, chest pain और a rapid fluttering और pounding heart, that means heart palpitations। ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं जो पैनिक अटैक में पर्सन्स को हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। इट इज़ ए कंसिस्टेंट फेलियर ऑफ चिल्ड्रन टू स्पीक इन सर्टेन सिचुएशन। सिलेक्टिव म्यूटिज्म में पर्सन किसी भी सर्टेन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पीचलेस हो जाता है, खासकर स्कूल टाइम में, इवन व्हेन दे कैन स्पीक इन अदर सिचुएशन। बट पर्सन क्या करता है, किसी अदर सिचुएशन में आराम से बोल सकता है, जैसे सच एज एट होम विद क्लोजली फैमिली मेम्बर। किसी भी फैमिली मेम्बर के सामने वो उसको बता देगा, आंसर कर देगा, लेकिन स्कूल में आके टीचर के सामने आंसर नहीं कर पाता। स्पेसिफिक सिचुएशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में ना बोल पाना, स्पीचलेस हो जाना, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म। ये सिलेक्टिव म्यूटिज्म क्या करता है, पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है स्कूल लाइफ में, वर्किंग लाइफ में और सोशल फंक्शनिंग में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म। वो स्पीचलेस हो जाता है कभी भी। नेक्स्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से दूर होना, या दूर होने की वजह से जो एंजाइटी आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इट इज़ ए चाइल्डहुड डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर चाइल्ड का है। इसका कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट ऑफली एंजाइटी है दैट्स एक्सेसिव फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंटेबल एंड रिलेटेड टू सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स और अदर हु हैव पेरेंटल रोल। पर्सन्स डेवलपमेंटल प्रोसेस के टाइम में सेपरेट होना अपने पेरेंट्स से, या फिर जो पेरेंट का रोल प्ले कर रहा है, जैसे किसी गार्डियंस के यहाँ रह रहा है बच्चा, तो उनसे अलग हो जब बच्चा किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी सीवियर फील होती है, और वो उनसे दूर नहीं होना चाहता। जो दूर होना होने की वजह से जो एंजाइटी होती है उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पेसिफिक ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर स्कूल टाइम में देखी जाती है। बच्चे लोग को जब फर्स्ट टाइम स्कूल भेजते हैं हम लोग, तो उन लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटैचमेंट पेरेंट्स से होता है, और न्यू इन्वायरमेंट में जाने से वो लोग बहुत ज़्यादा फियर फील करते हैं। सोचते हैं कि वहाँ जाके पता नहीं कैसा होगा, वहाँ कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये सब क्या है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आता है। नेक्स्ट है एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। एंजाइटी डिसऑर्डर किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से आना। इट इंक्लूड्स सिम्टम्स ऑफ इंटेंस एंजाइटी और पैनिक दैट आर डायरेक्टली कॉज्ड बाई ए फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। किसी भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जो सिम्टम्स आएंगे पर्सन्स के अंदर, एंजाइटी या फिर पैनिक वाले, वो सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से आती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता के दूँ तो पर्सन अगर कैंसर डिसीज़ से अफेक्टेड है, काफ़ी
सीवियर डिसीज है ये फिजियोलॉजिकली। इसमें पर्सन सबसे ज़्यादा एंसियस रहता है और खासकर स्पेशली केयर को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या फिर इरिटेट रहता है रिगार्डिंग टू अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को लेके। इसमें पर्सन्स एब्यूज़ भी करता है अनदर पर्सन्स को भी, बिकॉज पर्सन्स आर वरी अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट है सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी भी सब्सटेंस यूज़ की वजह से भी हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। उसका कारण सब्सटेंस है जो एंजाइटी में पर्सन्स को मिलेगी। इसमें बेसिकली क्या होता क्या है, सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ इंटेंस एंजाइटी और पैनिक दैट आर ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मिस यूजिंग ड्रग। एंजाइटी या फिर पैनिक जो फील होगा पर्सन्स को, वो डायरेक्टली क्या होगा, किसी भी ड्रग के मिस यूज की वजह से, या फिर जो मेडिसिन ले रहा है, अनदर टॉक्सिक सब्सटेंस ले रहा है लाइक विड्रॉल और अदर ड्रग ले रहा है। और खासकर जब पर्सन्स को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तब पर्सन्स को एंजाइटी बहुत ज़्यादा सीवियर फील होती है, क्योंकि जब विड्रॉल सिम्टम बेसिकली जो फील होता है पर्सन्स को, जैसे कि शिवरिंग होना, स्वेटिंग होना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, ये सब क्या है पर्सन्स को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। हेडेक होना, नोज़िया होना, ये सब पर्सन्स को विड्रॉल सिम्टम्स में आते हैं। और ये सब क्या होता है, जब सब्सटेंस हमें नहीं मिल पाता पर्सन्स को, तो उसकी वजह से पर्सन्स को बहुत ज़्यादा एंजाइटी लगेगी और उसमें पैनिक हो भी सकता है पर्सन्स, क्योंकि अब पर्सन्स को जो उसका सब्सटेंस है, इसका एडिक्ट पर्सन है, वो चीज़ नहीं मिले तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है एक एंजाइटी क्रिएट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है अदर स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये ये इनका कोई भी पर्टिकुलर हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं दे सकते। जैसे सब्सटेंस हो गया, मेडिकल कंडीशन सबको है, लेकिन हम अनदर कैटेगरी रखते हैं जिनका हम लोग पता नहीं होता, लेकिन पर्सन के सिम्टम एंजाइटी से मिलते हुए होते हैं, वो अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। termed for anxiety or phobias that does not meet the exact criteria for any other anxiety। हमारे पास कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो नहीं है एंजाइटी की डिसऑर्डर के लिए, लेकिन फिर भी बट ये सिग्निफिकेंट इनफ टू डिस्ट्रेसिंग और डिस्ट्रप्टिव। पर्सनस को हमें लगता है कि ये सारे डिस्टर्बेंस जो है या फिर जो पर्सनस को प्रॉब्लम आ रही है, वो हो सकता है बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर से मिलता जुलता है, लेकिन बेसिकली हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसको हम लोग अनस्पेसिफाइड में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। हमने सिम्टम्स को कई पार्ट्स में बांट के दिखा रखा है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल सिम्टम्स। फर्स्टली ब्लीडिंग, स्वेटिंग, शेकिंग, मसल टेंशन, चिल्स, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, ट्रम्बलिंग वॉइस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लम्प इन द थ्रोट। अभी को बता के देते हैं उनके। ब्लूसिंग मीन्स क्या होता है, पर्सन्स थोड़ी शर्मिंदगी फील करता है, उसको बोलते हैं ब्लूसिंग। थोड़ा हेजिटेशन रहता है पर्सन्स के अंदर, उसको वो ब्लूसिंग के अंदर आता है। और स्वेटिंग भी होती है जब एंजाइटी पर्सन को फील होती है, या फिर किसी सोशल सिचुएशन में कुछ बोल नहीं पाता, तो पर्सन क्या करता है, स्वेटिंग दिख जाती है उसके पर्सन्स को। और ये सब पर्सन्स को अगर एसी में खड़ा कर दिया जाए तो वहाँ भी पर्सन्स को स्वेटिंग हो जाएगी। ये सब सिम्टम होता है फिजियोलॉजिकली एंजाइटी में। शेकिंग, दैट मीन्स पर्सन को कंपन होगा। इमेज में भी थोड़ा थोड़ा से आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ। नेक्स्ट मसल टेंशंस, मसल्स काफ़ी स्ट्रेस हो जाएगा। चिल्स मतलब ऐसा लगेगा उसको ठंड लग रही है, काफ़ी ठंडी बॉडी चिल्ड हो जाएगी। और चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट काफ़ी स्टिफ हो जाएगा। और चेस्ट पेन की भी कंप्लेंट मिल सकती है पर्सन के साथ में। और ट्रेम्बलिंग वॉइस, दैट मीन्स थोड़ा उसका कांपता हुआ वॉइस, या फिर थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम में लग रहा है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग में चेंज हो जाएगा और काफ़ी डिफ़िकल्टीज लगेगी में ब्रीथिंग के टाइम में। पर्सन्स को ऐसा लग रहा है इसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, इसको सांस ही नहीं आ रही, ऐसा लगेगा, ऐसा दिखता है। तो दैट मीन्स ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। और लम्प इन द थ्रोट, लम्प इन द थ्रोट मीन्स क्या होगा,
पर्सनस, आप लोगों ने सुना होगा गला गला भर जाता है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स है लम्प इन थ्रोट। जब पर्सन गला भर जाता है तो पर्सन एक वॉइस भी चेंज हो जाती है, पर्सन से एकदम इमोशनल स्टेट आ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं गला भर गया मेरा। तो वो चीज़ है लम्प इन थ्रोट। अनदर सिम्टम्स हैं, ये सब फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। ब्लड विजन, तो उसको थोड़ा धुंधला दिखेगा। रिंगिंग इन द ईयर, उसके कानों में कुछ कुछ आवाज़ सुनाई देगी, घंटी सुनाई देगी। हेडेक होगा, ड्राई माउथ होगा, डिजीनेस आएगा, नोजिया होगा, डायरिया होगा। ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, कॉग्निटिव सिम्टम्स। बिलो आर सम सिम्टम्स that you may experience. First and negative bias, a tendency to disconnect positive social encounters and magnify the social ability of others. पर्सन्स क्या है, नेगेटिव बायस मतलब एक नेगेटिवली बहुत ज़्यादा सोच के रखेगा। ये पर्सन्स की टेंडेंसी हो जाती है किसी पॉजिटिव सिचुएशन को लेके, या फिर उसको क्योंकि जब पर्सन कुछ काम नहीं कर पाता तो वो लोग क्या करता है, अदर्स को लेके ये बोलता है कि ये सब एबिलिटी नहीं है मेरे पास, या फिर ऐसा बोल के पर्सन अपने आप को सेफ करता है। स्पेशली क्योंकि व्यास में क्या होता है, पक्षपात होता है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव को तो बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट कर देगा, या फिर उसकी टेंडेंसी हो जाती है अपने अंदर लेके नहीं आना चाहेगा कोई अच्छी एक्टिविटी को। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, ऑटोमेटिक नेगेटिव इवेल्यूशन अबाउट योर सेल्फ इन सोशल और परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन। जब कहीं भी सोशल परफॉर्मेंस जैसी बात आएगी तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव खुद को एवेल्यूट कर देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज़, तो वो नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में ऑब्वियसली आ जाते हैं। वो फिर क्या करता है, उसको अवॉइडेंस की कैटेगरी में आ जाता है, तो उसको छोड़ने की या वहाँ से क्विट करने की ट्राई करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो इमेजिनिंग यू स्टार्ट ए न्यू जॉब और arrive on the first day of a new class. The instructor or manager ask everyone to introduce themselves to the group. जब पहली बार कोई जॉब करने जाता है या फिर पहली बार किसी स्कूल कॉलेज में आता है, तो वहाँ के जो मैनेजर है या फिर वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है या फिर जो इंस्ट्रक्टर है, वो क्या करते हैं, सब बच्चों को बोलते हैं या फिर सब स्टाफ मेम्बर्स को बोलते हैं, आप लोग अब एक दूसरे के साथ में इंट्रोड्यूस होइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उस टाइम में क्या करता है पर्सन, जो एंशियस पर्सन होगा, इसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स होगी, तो वो सोचेगा कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस कर पाऊँगा अपने आप को। तो वो चीज़ क्या करता है, पर्सन्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स लेके आ गया, वो सोचेगा मैं ये काम ना करूँ, वो परफॉर्मेंस करना नहीं चाहेगा, अपना इंट्रोड्यूस सबके सामने करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका ये सेल्फ इमेज बन चुका है ऑलरेडी कि मैं ये कर ही नहीं पाऊँगा। नेगेटिव बिलीव्स, it is a strongly held belief about your adequacy in social and performance related situation. और नेगेटिव बिलीफ दैट मीन ये स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है पर्सन्स की, जो कि सोशल परफॉर्मेंस में परफेक्टली उसके अंदर ये चीज़ बन जाती है कि ये मैं कभी कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट, इफ़ दे नेगेटिव थॉट्स पैटर्न आर अलाउड टू कंटिन्यू विदाउट ट्रीटमेंट, they may also erode your self-esteem over time, so it impart to seek treatment. अगर ये नेगेटिव थॉट्स के बारे में हमने अगर कंटिन्यूसली रहे किसी बिना ट्रीटमेंट लिए, तो ये क्या करते हैं, पर्सन्स को जो सेल्फ एस्टीम है उसको ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद में पर्सन्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम पर्सन्स का जब नहीं रहेगा, सेल्फ एस्टीम मीन्स का होता है हु आई एम। जब पर्सन खुद के बारे में ये नेगेटिव थॉट्स बना के बैठ गया और उसको यही नहीं पता मेरे को अनु करके, तो फिर क्या है, उसके डिजायर जो है वो सब फेल हो जाएंगे, और काफ़ी सोशल परफॉर्मेंस या सोशल इन्वायरमेंट में पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये नेगेटिव विटी बहुत लोगों के माइंड्स में रिप्रेजेंट रहती है। फर्स्ट में नेगेटिव बायस आएगा, फिर थॉट्स आएंगे, फिर क्या स्ट्रॉन्गली बन जाएगा पर्सन के अंदर। ये सब क्या है, कॉग्निटिव सिम्टम्स के अंदर आ रहा है। फिर है बिहेवियरल सिम्टम्स। कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जो कि नीचे दे के रखे हैं। फर्स्ट है अवॉइडेंस, द थिंग्स डन और नॉट डन टू रिड्यूस एंजाइटी अबाउट
बीइंग इन सोशल परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन। किसी सोशल परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन में पर्सन किसी भी काम को ना करके अपनी एंजाइटी को कम करता है। सेफ्टी बिहेवियर, एक्शन टेकिंग टू कंट्रोल और लिमिट एक्सपीरियंस ऑफ सोशल परफॉर्मेंस रिलेटेड सिचुएशन। पर्सन काम करेगा लेकिन थोड़ा काम करेगा रिलेटेड, जो अपने सेफ्टी देखते हुए, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा सेफ करते हुए पर्सन जो काम करेगा हेजिटेशन के साथ में काम करेगा। उसको लगेगा कि मुझसे कोई गलत ना हो जाए तो करेगा, लेकिन फिर भी उसका सेफ्टी बिहेवियर दिखेगा। वो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए कोई काम करेगा, लिमिटेशन के साथ में काम करेगा। एस्केप्स, लीव और एस्केपिंग फ्रॉम ए फियर्ड सोशल परफॉर्मेंस सिचुएशन। और पर्सन वहाँ छोड़ के चला जाएगा, उसको जो फियर या सोशल परफॉर्मेंस सिचुएशन है उसको छोड़ के पर्सन चला जाएगा। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन। फर्स्ट, बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया, हिस्ट्री एंजाइटी स्केल टेस्ट, और नेक्स्ट PET, पोजिट्रॉन इमर्सन टोमोग्राफी। ये पर्सन्स का हाई रेजोल्यूशन वाला इमेज है जो कि ब्रेन के मेटाबॉलिज्म में स्टडीज़ को हमारे पास फाइंड आउट करके देता है। ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोफार्माकोलॉजी। फर्स्ट में बताते हैं, मेडिसिन डज नॉट क्योर एंजाइटी डिसऑर्डर बट कैन हेल्प टू रिलीव सिम्टम्स। जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन एंजाइटी को क्योर नहीं कर सकता। फर्स्ट में हम लोग देते हैं एंटी एंजाइटी मेडिसिन या एंटी एंजाइटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स। इट कैन हेल्प रिड्यूस टू सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, पैनिक अटैक और एक्सटर्नल फियर और वरी। ये सब सिम्टम्स को क्या कर सकता है पर्सन के रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंजाइटी मेडिसिन या एंजाइटी। और खासकर स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं वो बेंजाडाइजेपिन ग्रुप्स होता है, और इसका एग्जांपल होगा एल्प्राजोलम या फिर डायज़ापाम। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट आर यूज टू ट्रीट डिप्रेशन बट दे कैन आल्सो बी हेल्प फॉर ट्रीटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर। एग्जांपल के लिए बताएं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ GAD, SAD, पैनिक अटैक। GAD मीन्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, SAD मतलब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर। इन सबको ट्रीट करने के लिए हम लोग SSRI यूज़ करते हैं, और इसको जो इफेक्ट दिखेगा वो है 4 to 28 4 वीक्स एंड 28 डेज़ में हमें इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मेडिसिन फ्लुओक्साटिन। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ है वो है साइकोथेरेपीज, या फिर इसको हम लोग टॉक थेरेपी भी बोलते हैं। काफ़ी हेल्प करता है पर्सन्स की एंजाइटी को कम करने के लिए। फर्स्ट में आता है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT कैन हेल्प पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पर्सन्स को काफ़ी हेल्प करता है उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, और इट टीच पीपल डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, बिहेविंग एंड रिएक्टिंग टू एंजाइटी प्रोड्यूसिंग एंड fearful ऑब्जेक्टिव और सिचुएशंस। पर्सन्स को टीच किया जाता है CBT में, जो उसकी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं या इसके माइंड में जो थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, या जो वो पर्सन रिएक्ट करता है, उन सारी चीज़ों को जो fearful ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में अगर एक्ट कराएं और रिहर्सल कराएं। सपोज़ कीजिए किसी पर्सन को स्टेज पे जाने में डर लग रहा है, हम लोग उसको स्टेज पे पहले ही सिंगल में या फिर 2 लोगों के साथ मिलके उसको प्रैक्टिस कराई जाए स्टेज पे, और कई दिनों से प्रैक्टिस कराएंगे तो पर्सन क्या करेगा, उसको बिहेवियर को अडोप्ट कर लेगा। हो सकता है कि जब फाइनल प्रेजेंटेशन हो तो उस टाइम में पर्सन को फियर ना आए। CBT कैन ऑल्सो हेल्प पीपल लर्न एंड प्रैक्टिकल सोशल स्किल्स। ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है पर्सन को लर्न कराने में यानी सिखाने में, और जो प्रैक्टिकल सोशल स्किल्स है। मैंने बोला कि जो प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करते हैं या किसी स्टेज पे पर्सन को पहले रिहर्सल करा दिया है तो उसको एंजाइटी कम फील होगी, वो काम कर पाएगा अच्छे से, तो वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। विच इज़ बैटल फॉर ट्रीटिंग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है या मेजर रोल है एंजाइटी डिसऑर्डर्स को रिड्यूस करने में या कम करने में। नेक्स्ट आएगा सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग इन्वॉल्व वेरियस एक्सरसाइज सच एज मॉडलिंग,
रिहर्सल और रोल प्लेइंग डिजाइन टू हेल्प पीपल लर्न अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डिक्रीज एंजाइटी इन सोशल सिचुएशन। सोशल ट्रेनिंग में हम लोग पर्सन्स को एक्सपीरियंस कराते हैं या रिहर्सल कराते हैं और रोल प्लेइंग कराएंगे ना किसी भी बात को लेके, किसी भी काम को लेके, तो ऑब्वियसली उसको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं रहेगी सोशल सिचुएशन में परफॉर्म करने में। पर्सन सीख जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, सेल्फ स्टीम इंक्रीज हो जाएगा, तो पर्सन ऑब्वियसली विदाउट एंजाइटी परफॉर्म कर सकता है सोशल सिचुएशंस में। तो हमें सोशल ट्रेनिंग भी पर्सन्स को देनी है जो एंजाइटी डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। फिर है साइको एनालिसिस और साइकोडायनेमिक थेरेपी। ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इन्वॉल्व्स ए थेरेपिस्ट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड अंडरलाइनिंग इशूज फ्रॉम चाइल्डहुड दैट मे हैव कंट्रीब्यूट योर एंजाइटी। जो एंजाइटी को जो हेल्प करता है उसको हम फाइंड आउट करके लेके आते हैं, जिस पर ऑब्जेक्ट को लेके, जिस स्टिमुलाई को लेके पर्सन को एंजाइटी हो रही है उसको अंडरलाइन करते हैं। फिर हम लोग उस पर कम करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं पर्सन्स को, या फिर हम लोग टीच करते हैं पर्सन्स को उसकी एंजाइटी को कैसे ख़त्म किया जाए जो एंजाइटी पर्सन्स को आ रही है, चिल्ड्रंस को आ रही है। These are complications through a anxiety disorder. Having an anxiety disorder does more than make you worry. पर्सन से बहुत ज़्यादा वरी होगा किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर में बेसिकली, तो वो क्या करता है कि काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं उनको क्रिएट कर देता है। इट कैन आल्सो लीड टू अदर मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन सच एज, मेंटल और फिजिकल दोनों कंडीशंस में क्रिएट करता है। फर्स्ट डिप्रेशन आ गया, ये सब्सटेंस मिस यूज़ हो गया, ये जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज़ डिसऑर्डर, वो भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। ट्रेबलिंग स्लीपिंग इंसोमिनिया, दैट मीन्स पर्सन को नींद आने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी और हो सकता है उसको इंसोमिनिया जैसा कंडीशन हो जाए। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और बॉवल प्रॉब्लम हो सकता है पर्सन को, क्योंकि बिकॉज बॉवल मूवमेंट अगर इनकेस हुआ तो दैट मीन्स क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। हेडेक या फिर क्रोनिक पेन होगा। सोशल आइसोलेशन हो सकता है पर्सन के हाथ में, पर्सन जब एंजाइटी होगी सोशल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, लोगों से दूर रहना पसंद करेगा, वो ऐसी जगह जाएगा नहीं जहाँ उसको परफॉर्म करना पड़े या कुछ बोलना पड़े, तो वो सोशल आइसोलेट रहेगा। प्रॉब्लम फंक्शनिंग एट होम एट वर्क, काफ़ी प्रॉब्लम आएगी उसको काम करने में, स्कूल हो या घर पे हो। और पुअर क्वालिटी लाइफ होगी, जब पर्सन की एंजाइटी सीवियरिटी रहेगी वो कुछ भी कर नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो एंजॉयबल नहीं होगी, या फिर उसकी जो लाइफ है वो टोटली पुअर क्वालिटीज़ हो जाएगी उसकी लाइफ की। और फाइनली जो पर्सन जब एंजाइटी सीवियर हो जाती है तो पैनिक अटैक आ जाता है, तो उसमें पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट्स भी ले सकता है। तो इसका नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होगा सुसाइड, जो कि मेजर प्रॉब्लम है साइकेट्री डिपार्टमेंट की। इसके हम लोग साइकेट्रिक इमरजेंसी में भी इंक्लूड करते हैं सुसाइड को। थैंक यू सो मच।